हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, जहां पर कि हमने वेरियस लेक्चर्स के थ्रू मोशन को कवर किया था इन डिटेल। तो अगर आप उस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ ये जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको हम वेरियस लेक्चर्स के थ्रू कवर करने वाले हैं, जहां पर के हम कवर करेंगे फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ सबसे पहला लेक्चर जो कि हम कंडक्ट करने वाले हैं वो है फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स के ऊपर, जहां पर के हम डिफाइन करेंगे फोर्स को और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फोर्स हम बोलते हैं बेसिकली पुश को। जब कभी भी आप किसी भी चीज को धक्का देते हैं, या फिर पुल को, जब कभी भी आप किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, देन ये जो पुश और पुल होता है ये कॉज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए। और ये जो वेलोसिटी का चेंज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अगर अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो चेंज उतना ही ज्यादा शार्प हमें दिखाई देगा, और फोर्स अगर हम कम लगाएंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हमें कम शार्प दिखाई देता है। देन ये जो फोर्स होता है ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि वो उसको रेस्ट से मोशन में ला सकता है। या अगर कोई मूविंग बॉडी है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो या तो वो उसकी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, या उस मूव करने वाली बॉडी को फोर्स रेस्ट में लेकर आ सकता है। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और फोर्स का ये यूनिट रखा गया है बेसिकली सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर एन। एंड लास्ट, ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। याद है हमने मोशन के चैप्टर में एक लेक्चर किया था अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, जहां पर हमने ये जाना था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं स्केलर और दूसरे होते हैं वेक्टर। और स्केलर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको कि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की ही हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज वो होते हैं जिनको कि एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मोशन के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर उस लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। सो ये जो फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। देन ये है हमारी डे टू डे लाइफ में फोर्स के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स जहां के हम फोर्स का यूज करते हैं। देन इस लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। तो देखो, जब कभी भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं देन फोर्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकती है। ठीक है, देन फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकती है, उसको रेस्ट में ला सकती है। देन फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या किसी भी रेस्ट में खड़ी हुई बॉडी का भी वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फोर्स इसके साथ ही साथ स्पीड भी चेंज कर देती है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो जो हम उसके अंदर चेंज इन स्पीड देखते हैं, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ये बेसिकली होता है फोर्स की वजह से। देन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का शेप या उसका साइज चेंज कर देती है, कर सकती है। तो ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। तो इसी के साथ ये हमारा पहला लेक्चर
यहीं पर एंड होता है, जहां पर के आपको फोर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। द नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स, के फोर्स कितने तरीके के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप है ये है बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा टाइप है अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां पर के हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज रूनुमा नहीं होता है। ठीक है, इसके मायने क्या हैं कि बैलेंस्ड फोर्स एक इक्वल फोर्स होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। इसी की वजह से हमें किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसको मैं आपको और बेहतर तरीके से एक एनिमेशन के एक डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूं। सो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर दो तरफ से फोर्स लग रहा है। लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन, जिसको कि मैंने येलो कलर के एरो से मार्क कर रखा है, और राइट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है, जिसको कि मैंने ब्लू कलर के एरो से मार्क कर रखा है। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। जब कभी भी दो फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो वहां पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं माइनस साइन का। तो यहाँ पर जो 10 न्यूटन का फोर्स था वो +10 है, और जो यहाँ पर येलो कलर का फोर्स है जो कि राइट साइड से लग रहा है वो -10 न्यूटन है। तो जब कभी भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो उसका जो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो हमें 0 के बराबर मिलता है। यानी कि वहां पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो 0 है, और इसी फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही साइड पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बैलेंस फोर्स होता है ये 0 होता है। देन जो बैलेंस फोर्स होते हैं ये किसी भी बॉडी का ना ही उसका शेप, ना ही साइज, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देन फोर्स का नेक्स्ट टाइप जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो, जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स है वो 0 से ज्यादा मिलता है, और इसी वजह से हम इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। देन ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ये अनबैलेंस्ड क्यों होता है? बिकॉज जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स है, बैलेंस के केस में ये दोनों फोर्स इक्वल थे। राइट साइड पे भी 10 न्यूटन था, लेफ्ट साइड पे भी 10 न्यूटन था, बट जब हम अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फोर्स का डिफरेंस दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला फोर्स है वो लेफ्ट साइड पर 10 न्यूटन है और राइट साइड पर 5 न्यूटन है। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है, और जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड हमें 0 से ज़्यादा मिलता है। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं कि ये है 5 न्यूटन। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। देन अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज चेंज कर सकता है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। द नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ लॉज ऑफ मोशन के। लॉज ऑफ मोशन कैसे डेवलप हुए, इसको सबसे पहली बार किसने दिया, फिर इसको कैसे कैसे फर्दर डेवलपमेंट आते रहे, और फिर हमें तीनों लॉज ऑफ मोशन कैसे मिलते हैं। देन जो सबसे पहली बार लॉज ऑफ मोशन की बात की वो की थी
अल हसन ने, जिनका के असल नाम था अल हसन इब्नुल हैशम, जो के एक इराक में पैदा होने वाले मुस्लिम अरब साइंटिस्ट थे और इनकी पैदाइश हुई थी इन 956 एडी। ये एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे इसके साथ ही साथ, और जो इब्नुल हैशम थे इन्होंने ही पिन होल कैमरा भी इन्वेंट किया था, जो कि एक बहुत ही बेसिक कैमरा था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। तो ये है पिन होल कैमरा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी कुछ तरीके से हमारी आइज और जो कैमरा है वो भी कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा आप लाइट चैप्टर जरूर देखें, जो कि आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। देन इब्नुल हैशम जो थे, उन्हीं के कंट्रीब्यूशंस को आगे उन पर वर्क करते हुए गैलीलियो गैलीली, जो कि एक बहुत ही बड़े 16th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, जो कि इटली में पैदा हुए थे। उन्होंने अल हसन के ही आइडियाज में और कंट्रीब्यूशन डालते हुए ऑप्टिक्स और काइनेमेटिक्स यानी कि लाइट के ऊपर और मोशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। और जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रपोज किया, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। और गैलीलियो जो थे, इन्होंने ऑप्टिक्स की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। और गैलीलियो का एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन क्या है, वो है टेलीस्कोप। इन्होंने दुनिया को टेलीस्कोप दिया। इससे पहले दुनिया में टेलीस्कोप किसी ने इजाद नहीं किया था, किसी ने इन्वेंट नहीं किया था। देन इन दोनों ही लेजेंड्स के बाद जो फाइनली आते हैं वो आते हैं सर आइजैक न्यूटन, जो कि लॉज ऑफ मोशन में, जो कि काइनेमेटिक्स की फील्ड में, लॉज ऑफ मोशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसी वजह से इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। तो जो सर आइजैक न्यूटन थे, ये अल हसन और गैलीलियो दोनों की ही कंट्रीब्यूशंस को आगे बढ़ाते हुए मोशन के 3 लॉज यहाँ पर प्रपोज करते हैं, जिनको के जाना गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो बच्चों, जो चचा न्यूटन थे, उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला, उन्होंने बोला any object continues its state of rest or uniform motion along a straight line until and unless an unbalanced force acts upon it। यानी कि अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा। और यहाँ स्टेट से क्या मतलब है, रेस्ट या मोशन, यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर इसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देन चचा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो चचा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर हम फोर्स घटाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। अगर आप इस लॉ के बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में, तो हमारे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर को फॉलो करें, जहां पर के आप इसके बारे में जान सकते हैं इन डिटेल। द नेक्स्ट और लास्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर के न्यूटन बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको कि सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हर अमल को, यानी कि हर एक्शन को एक बराबर, इक्वल और मुखालिफ यानी कि ऑपोजिट रद्दे अमल की, यानी कि रिएक्शन की जरूरत होती है। हर अमल को एक बराबर और मुखालिफ रद्दे अमल की जरूरत होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं
न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में इन डिटेल और एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, जहां पर कि हम मास और इनर्शिया और उसके साथ ही साथ मास और इनर्शिया के बीच का रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में भी हम एक डिटेल डिस्कशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके क्लास 9th के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि जो जेट इंजन होता है ये न्यूटन के किस लॉ पर बेस्ड होता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर डी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर डी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until and unless an unbalanced force acts upon it। यानी के कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर प्रेजेंट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है तो वो उस मोशन की स्टेट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे, कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क ना करे। सो नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर लो कि कोई कार अगर रोड पर खड़ी हुई है तो वो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड की अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट ना करे। जैसे कि आप सपोज कर लो कि हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक उसके उल्टी डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शनल फोर्स भी मिल रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही ऑपोजिट होता है। इस टाइम पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। नाउ जो हम फोर्स इस पर कार पर अप्लाई कर रहे थे, जिसको कि मैंने येलो कलर के एरो से मार्क कर रखा है, नाउ अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया, बट अभी भी हम ये देखते हैं कि ये जो कार है ये रेस्ट पोजीशन में बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। और हम ये जानते हैं कि जब तक फोर्सेस इक्वल रहेंगे वो बैलेंस रहेंगे, और बैलेंस फोर्स किसी भी चीज़ को रेस्ट में रखता है। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ फोर्स अप्लाइड का मैग्नीट्यूड हमने और बढ़ा दिया, तो इसके बढ़ाने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड था, जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो पूरी तरीके से ओवरकम हो गया, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड था वो अब एक अनबैलेंस्ड फोर्स के तौर पर अप्लाई हुआ ऑन द कार, और कार ने अब अपनी स्टेट चेंज करते हुए रेस्ट से मोशन में आ जाती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि कार अब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगी, यानी कि वो रेस्ट से मोशन में तब तक नहीं आएगी जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। सिमिलरली कोई भी बॉडी मोशन से रेस्ट में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उस पर भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ब्रेक्स जो होते हैं ये ऑफर करते हैं एक फोर्स जो कि अगेंस्ट होती है किसके? डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में ले जा रहा होता है ये इसको ओवरकम करती है और फ्रिक्शनल फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब हम जैसे जैसे ब्रेक के फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हैं तो
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बॉडी होती है, वो रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पर जो ब्रेक्स की वजह से लगने वाला फोर्स है वो एक किस्म का अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, जो कि किसी भी कार की या किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है फ्रॉम द मोशन टू रेस्ट। तो ये है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नाउ जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं और मास और इनर्शिया के बारे में बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मास और इनर्शिया किसे कहते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। मास, ये टर्म तो आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म है, फिर भी मैं आपकी आसानी के लिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब हम मास के बारे में बात करते हैं तो मास बेसिकली डिफाइन किया जाता है एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहने वाला अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसे हम बोलते हैं मास। और मास जो होता है ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है ऑफ द मैटर। नाउ जब हम मास को मेजर करते हैं तो मास को हम मेजर करते हैं इन द किलोग्राम। किलोग्राम जो है ये है मास का एसआई यूनिट, ठीक है। और मास, एक बात याद रखिएगा कि मास कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी बॉडी का मास हमेशा फिक्स रहता है, वो ना ही टाइम के साथ घटता है और ना ही बढ़ता है। देन मास के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म है इनर्शिया, जो कि फर्स्ट लॉ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसीडर की जाती है। तो बेसिकली हम इनर्शिया कहते किसे हैं, तो इनर्शिया ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो उसकी जो स्टेट है वो सेम रहे, वो ना बदले, वो चेंज ना करे। इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया ही एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो किसी की भी हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो उस स्टेट को बरकरार रखे। और वो स्टेट तब तक बरकरार रहती है जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट ना करे। तो समझ गए, इनर्शिया बेसिकली वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो कि उसमें होने वाले चेंज को अपोज करती है। नाउ जो मास और इनर्शिया है इसका जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर इनर्शिया कम होगा तो मास भी कम होगा, या मास अगर कम होगा तो इनर्शिया भी कम मिलेगा। और अगर मास हाई है तो इनर्शिया भी हमें हाई मिलेगा। यानी कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, यानी कि रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आने के लिए वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी जितना ज़्यादा उसका मास होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई चट्टान, बहुत भारी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही हो तो आपको उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, बिकॉज जो उस बॉडी का इनर्शिया होगा वो उसके मास की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और वो ये चाहेगा जो इसका मोशन है ये चेंज ना हो। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो भारी चीज़ें होती हैं उनको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है निस्बतन उन चीज़ों के जो चीज़ें हल्की होती हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ नाउ। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो मोमेंटम होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
किसके, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसके। यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और फोर्स घटेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घटेगा। इसको और डिटेल में समझते हैं हम आगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझोगे मोमेंटम किसे कहते हैं। भैया जब तक क्योंकि आप मोमेंटम नहीं समझोगे तो सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझो मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बेसिकली है एक प्रोडक्ट किसका, मास ऑफ द बॉडी और उस बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका। ठीक है, जब कभी भी कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ ही तो मूव करेगी ना। तो जब वो बॉडी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी से। तो वहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। और ये जो मोमेंटम होता है इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर पी। तो अगर मोमेंटम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्मूला देखोगे तो वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये है मोमेंटम का फॉर्मूला, और जो इसका यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यों? बिकॉज जो मास का यूनिट है वो होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देन जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इसमें हमें क्या मिल रही है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम किसे बोलते हैं? वेलोसिटी हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज चाहे वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसको हमें एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है, कि बिकॉज मोमेंटम को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम न्यूटन के सेकंड लॉ को मैथमेटिकली इंटरप्रेट करते हैं तो उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन। यानी कि जब हम फोर्स इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इंक्रीज साथ में होगा, और अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स भी उसके साथ डिक्रीज करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से हम जो सेकंड लॉ है उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म रिड्यूस कर लेते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको अब हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी हम बेसिकली किसे बोल रहे हैं? डेल्टा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? चेंज को। और मोमेंटम को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो यहाँ पर डेल्टा पी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम को। तो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। और ये हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू और के हम यहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ पर के क्या है? के एक कांस्टेंट होता है जिसकी के वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी गई है। और यहाँ से हमें मिल जाता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो फोर्स यहाँ से मिल जाता है डेल्टा पी अपॉन टी। तो इसको अगर हम और इलेबरेट करके लिखें डेल्टा पी अपॉन टी को, तो ये बेसिकली क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है ये बेसिकली इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस है। तो और यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम कितना है? ये है mu, और जो फाइनल मोमेंटम है ये कितना है? mv। तो ये जो दोनों आप यहाँ पर एक्सप्रेशंस देख रहे हैं इसको हम पुट कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ से हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू mv माइनस mu। बिकॉज फोर्स किसके बराबर था? फोर्स था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम के। तो ये है फाइनल मोमेंटम mv जो कि अभी हमने पीछे देखा था, और mu क्या है? इनिशियल मोमेंटम, और t क्या है? टाइम।
ठीक है, जहां पर के हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए m यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और हमें ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, v माइनस यू। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो एक्सिलरेशन होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से जो हमें फोर्स है वो मिल जाएगा मास इनटू एक्सिलरेशन के बराबर। तो यहाँ से आपने देखा कि जो फोर्स होता है उसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो बेसिकली जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ये हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड करता है फॉर द फोर्स, जो कि है मास इनटू एक्सिलरेशन। देन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं, वो ये कि एक बात तो आप ये याद रखिएगा कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि हम जितना मास बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही मोमेंटम भी बढ़ता चला जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, अगर हम वेलोसिटी भी बढ़ाएंगे तो भी हमें मोमेंटम बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सिलरेशन के भी। जब हम मास, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन अगर हम इन तीनों को इंक्रीज कर दें और या इन तीनों को डिक्रीज कर दें तो उससे मोमेंटम इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा और डिक्रीज करने पर हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये था होल एनालिसिस अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, हर अमल का एक बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। ठीक है, यानी कि नाउ सपोज करो कि जब एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट एक फोर्स ऑफ एक्शन लगाता है ऑन द ग्राउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसके रिस्पॉन्स में ग्राउंड एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाता है और रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करता है। इसी की वजह से जो रॉकेट्स होते हैं वो लॉन्च हो पाते हैं, इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्स के होने की वजह से। अब नाउ इसको समझने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि ये सब होता कैसे है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बेसिकली एक अल्टीमेट रिजल्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। और जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये क्या कहता है, द मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले इतना पार्ट समझ लो कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मोमेंटम ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, उसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर। उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो बिफोर एंड आफ्टर यानी कि पहले और बाद में वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर जाए, अनटिल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। फिर से समझो, जो मोमेंटम है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, अनचेंज रहता है, सेम रहता है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो इसको समझने के लिए आइए हम चलते हैं आगे। तो जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इंटरप्रेट करते हैं तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एक अल्टीमेट कंसिक्वेंस है। तो जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कि मास है m1 एंड m2।
तो कोलिजन से पहले जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, तो कोलिजन से पहले जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, ये मूव कर रहे थे विद सम वेलोसिटीज, और m1 की वेलोसिटी जो थी वो थी u1 और m2 की वेलोसिटी ये थी u2। बट आफ्टर द कोलिजन मास तो इनका सेम रहा, बट वेलोसिटी इनकी यहाँ पर बदल जाती है, जो कि कोलिजन के बाद हो जाती है v1 एंड v2। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम से यहाँ पर क्या मुराद है, यानी कि जो कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो इनिशियल मोमेंटम कंसीडर किया जाएगा, और जो आफ्टर कोलिजन था ये फाइनल मोमेंटम कंसीडर किया जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। इसको प्रूफ करने के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं फोर्स। तो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं ब्लू बॉल पर लगने वाला फोर्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के, जिसको कि हम जब सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है F इज इक्वल टू m इंटू ए मीन्स एक्सीलरेशन, ठीक है। और एक्सीलरेशन बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो ब्लू बॉल पर लगने वाला फोर्स है वो है m1 इंटू a1, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम रखेंगे वो रखेंगे v1 माइनस u1 बाई टी। तो इसको नाउ अब हम सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर जो फोर्स 1 होगा F1 होगा वो हमें मिलेगा m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1 अपॉन टी। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं ऑरेंज बॉल पर लगने वाला फोर्स। ऑरेंज बॉल पे भी कोलिजन से पहले और बाद में लगने वाला जो फोर्स है वो भी हम सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमें जो फोर्स F2 मिलेगा, वो मिलेगा m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 अपॉन टी। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पर हम जानते हैं कि हर एक्शन बराबर होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो ये हमें मिलेगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यहाँ पर जो माइनस का साइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को, बिकॉज जैसा कि अभी हमने रॉकेट वाले एग्जाम्पल में देखा था, जो फोर्स ऑफ एक्शन था वो था डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में और जो फोर्स ऑफ रिएक्शन था वो था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन कैसे थे, ऑपोजिट। तो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है माइनस साइन से। नाउ अब यहाँ पर हमने F1 और F2 दोनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो F1 ये है और F2 ये है। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके t को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा m1 ब्रैकेट v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2। नाउ जब इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करते हुए और रीअरेंज करने के बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम के मिल रहा है। इसको मैं चाहूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके गौर से देखें इस पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसको आप प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करके सवाल वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसको आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। देन यहाँ से जो मेन बात, कंक्लूड करने की मेन बात जो है वो ये कि जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों ही कंजर्व हैं, ये दोनों ही हमें इक्वल मिल रहे हैं। So this is the whole analysis about the Newton's third law of motion. Then next और last important term जो है वो है impulse force। तो impulse force हम किसे कहते हैं? It is equal to the product of force and time for which it acts on a body। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, वो कितने टाइम तक उस बॉडी पर उसने एक्ट किया, कितने टाइम तक उस
फोर्स ने उस बॉडी पर एक्ट किया, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इम्पल्स फोर्स बोलते हैं। और जो इम्पल्स फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि इम्पल्स बेसिकली क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, जो कि अभी हमने पीछे मोमेंटम पढ़ा, तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होता है ये बराबर होता है इम्पल्स फोर्स के, जिसको कि हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहीं पर एंड होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रेविटेशन। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।